So today we have to revise quantum numbers and we'll do related question also. तो कल मैं आपको बता रही थी कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है एंड इन एडिशन टू पोजीशन उसकी एनर्जी बिकॉज अगर आप एनर्जी के जितने भी फॉर्मूलेज देखोगे एनर्जी के फॉर्मूलेज में लाइक चाहे आप किलो जूल में एक्सप्रेस करो नीचे एन स्क्वायर आता है एनर्जी के फॉर्मूले में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर आप ये बता रहे हो कि कौन सी शेल में है तो एक तरह से आप एनर्जी भी बता रहे हो। तो कल मैं आपको बता रही थी कि क्वांटम नंबर सिर्फ पोजीशन नहीं बताते, एनर्जी भी बताते हैं, साइज़ का आइडिया भी मिलता है ना, ओरिएंटेशन का भी आइडिया मिलता है। तो दीज आर 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, साइज़, ओरिएंटेशन का पता करने के लिए साइंटिस्ट ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला क्वांटम नंबर कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एन। एन की वैल्यू से पता लगता है वो कौन सी शेल में है। एन का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, तो सिंपली अगर वो फर्स्ट शेल में है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड शेल में है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड शेल में है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगा। एंड यू नो दैट एन इज इक्वल टू 1 मीन्स के शेल, एन इज इक्वल टू 2 मीन्स एल शेल और एन इज इक्वल टू 3 मीन्स एम शेल। तो कल को अगर आपको ऐसे कुछ दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3s तो वो दैट 3 इज एन, या अगर आपको गिवन होगा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 5d तो वो जो 5 है वो n है। तो दैट मीन्स शेल का पता करना कोई मुश्किल नहीं होता, वो आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन इज इन 1s 2d 2p, वहीं से आपको पता लग जाएगा, राइट। अब द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन शेल में तो है, अब विद इन द शेल देयर आर सब शेल्स, राइट। जैसे आई ऑलवेज से कि अगर आपके पास ये बिल्डिंग है तो मेन अगर हम इस बिल्डिंग में जा रहे हैं तो ये आपकी शेल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट शेल होगी, है ना। अब n इज इक्वल टू 2 मतलब ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है। तो अब इस शेल के अंदर n इज इक्वल टू 1 के अंदर फर्दर कितनी सब शेल्स हैं। तो सब शेल्स का पता करने के लिए जो क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज L। अब कितनी सब शेल्स होंगी वो भी शेल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो L का फॉर्मूला है वो n पे डिपेंड करता है। L इज इक्वल टू 0 to n-1, राइट। 0 to n-1 के हिसाब से मतलब अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल्स होंगी तो L इज इक्वल टू 0 to n-1, तो n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे 0 to 1-1 0 to 0, L की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट शेल में सब शेल्स नहीं है, इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है जिसकी वैल्यू L इज इक्वल टू 0 है, और L इज इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी सब शेल होता है? S। इसीलिए 1 के अंदर सिर्फ S होता है, 1 के अंदर P नहीं होता। अगर यू नो दैट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखेंगे तो 1s के बाद सीधा 2s आ जाता है, बिकॉज फर्स्ट शेल इज ओनली 1 सब शेल, बाय इट इज ओनली 1 सब शेल वी हैव प्रूव्ड, क्योंकि सब शेल निकालने का फॉर्मूला था 0 to n-1 एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेल जैसे ही हमने n की जगह 1 पुट किया तो ऑटोमेटिकली 0 to 1-1 0 to 0 करके L इज इक्वल टू 0 एक ही वैल्यू आई, एंड L इज इक्वल टू 0 मीन्स विच वैल्यू? S। तो 1 के अंदर S। ऐसे ही सेकेंड शेल के अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? सेकेंड शेल का मतलब है n की वैल्यू 2 हो गई, तो L के फॉर्मूले में 0 to n-1 में हमने n को 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो 0 to 2-1 करके 0 to 1। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि फर्स्ट शेल मतलब एक ही सब शेल होगी, 2 का मतलब 2 शेल के अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? 2 ऑटोमेटिकली। आप देखो सेकेंड के अंदर 2 ही सब शेल आ रही हैं, 1 विद द वैल्यू 0 वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? S, और 1 वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? तभी 2 के अंदर आप एक 2s बनाते हो, एक 2p बनाते हो, बट यू नेवर मेक 2d। 2 के अंदर कभी 2d नहीं होता क्योंकि 2 सेकेंड शेल के अंदर 2 ही सब शेल थी। ऐसे ही अगर आप थर्ड शेल की बात करोगे n इज इक्वल टू 3 के लिए L की कितनी वैल्यूज आएंगी? 0 1 2, 3 वैल्यूज आएंगी, 3s 3p एंड 3d। तो मैं हमेशा ऐसे याद करवाती हूँ बच्चों को 0 1 2 3 S P D F। 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F, क्योंकि कल को आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि 3D में N क्या है, L क्या है। अब 3D में N तो 3 दिख रहा है, अब D बच्चा सोचेगा कि D क्या था, तो S P D 0 1 2, तो उसको याद आ जाएगा कि D के लिए L का मतलब 2।
ठीक है। एस का मतलब L इज इक्वल टू 0, P का मतलब L की वैल्यू, और अगर इलेक्ट्रॉन D में है तो L की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन F में है तो L की वैल्यू। याद हो गया कि अगर आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इज इन 5D, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ N एंड L। अब 5D से N तो 5 दिख रहा है, D से याद करोगे D मतलब L की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन 4F में है, ध्रुव इलेक्ट्रॉन 4F में है, तो N क्या है और L क्या है। 4 से N तो 4, F से L क्या है, यस F से L की वैल्यू क्या है 3, लाइकवाइज। ठीक है। अब सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। इट इज़ एक्चुअली द ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये ऑर्बिटल इज दैट स्पेस ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती थी। अब विद इन अ सबशेल ऑर्बिटल कैसे पता करेंगे। सब ऑर्बिटल्स m की वैल्यू से पता लगते हैं। ऑर्बिटल कितने होंगे वो सबशेल पे डिपेंड करेंगे, -L to L। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास L इज इक्वल टू 0 एस सबशेल है, तो एस सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू भी कितनी निकल आई। तो यानी कि फर्स्ट सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। तभी जब आप 1s बनाते हो तो एक ही बॉक्स बनाते हो। 1s में कभी आप 2 बॉक्सेस नहीं बनाते, क्योंकि s का मतलब L0, और L0 के लिए m की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0, मतलब एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही बॉक्स आ रहा है। लेकिन अगर आप L1 लो, L1 मतलब P सबशेल के लिए m की वैल्यू -1 to 1, 3 वैल्यूज आ गई, -1 0 1, तो -1 का मतलब Py, 0 का मतलब Pz, 1 का मतलब Px। 3 ऑर्बिटल आए हैं 3 बॉक्सेस। और मैं तुम्हें ये भी याद करवाया था कि कैसे याद करोगे। 0 से z याद हो जाएगा, 0 वैल्यू मतलब कौन सा P, Pz, क्योंकि z से 0, z से z एक्सिस। पॉजिटिव ऑलवेज x, बिकॉज वी ऑलवेज हैव assumption more for the x एक्सिस। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो उसको x माननी है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो किसको माननी है, y। तो +1 वैल्यू किसको अलॉट होगी, px को, -1 किसको अलॉट होगी, py को, और 0 वैल्यू किसको अलॉट होगी, pz को। क्योंकि कल को आ गया कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3pz, 3pz, n भी बताओ, l भी बताओ, m भी बताओ। तो 3pz से 3 का पता लग गया, n 3, p मतलब L इज इक्वल टू 1, z मतलब m इज इक्वल टू, क्योंकि z मतलब m की वैल्यू 0। लेकिन अगर होता है इलेक्ट्रॉन इज इन 3px, तो m की वैल्यू क्या बोलते, +1। अगर होता तो इलेक्ट्रॉन इज इन 3py, तो m की वैल्यू क्या बोलते, -1। सिमिलरली अगर हम L इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, 2 सबशेल यानी कि D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल आएंगे, क्योंकि m की वैल्यू -2 to 2, -2 -1 0 1 2 5। अगर आपने ऐसे वैल्यूज़, अगर तो आपको आए कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ m, फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा -L to L। अगर आपसे नॉर्मली पूछे हैं कि L इज इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं कि 2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 × 2 + 1 5, देख लो 5 ही ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अगर तो वो बोलेंगे कि L इज इक्वल टू 2 के लिए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ m, अगर क्वेश्चन आएगा कि वैल्यूज़ बताओ m की, फिर तो फॉर्मूला लगाना है -L to L, क्योंकि उससे वैल्यूज़ आएंगी -2 to 2, -2 -1 0 1 2। गिन के तो पता लग ही रहा है कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। लेकिन अगर डायरेक्टली निकालना हो कि बताओ L2 यानी कि D सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए सीधा 2L + 1 L2 ले लेंगे, 2 × 2 + 1 कितने ऑर्बिटल्स निकल के आ गए, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 2 formulas of m, one is -L to L which is telling the values, possible values, -2 to 2 या -1 to 1। अगर आएगा how many orbitals are there in second subshell, how many, 2L + 1, सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, 2L प्लस, फर्स्ट सबशेल के लिए पूछ रहे हैं तो 2 × 1 + 1 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, सेकेंड सबशेल के अंदर पूछ रहे हैं तो 2 × 2 + 1 5 ऑर्बिटल निकल के आ जाएंगे। तो m के ऐसे फॉर्मूले। अब फाइनली एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
एक ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कई बार आपको शेल दे दी जाती है, कई बार आपको क्या दे दी जाती है? सब शेल, और कई बार आपको क्या दे दिया जाता है? ऑर्बिटल। तो मैं थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर तो आपको ऑर्बिटल बोला है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद रखना। अगर आपको ऑर्बिटल वर्ड लिख दिया है, चाहे वो ऑर्बिटल एस का हो, चाहे वो ऑर्बिटल पी का हो, एक ऑर्बिटल। अब अगर वो बोले पूरे पी सबशेल में बताओ, अब पूरे पी सबशेल में तो कितने ऑर्बिटल हैं? फिर तो आप काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5। तो या तो आपको मैनुअली काउंट करना आना चाहिए कि अगर वो शेल पूछें, पहले आप शेल के अंदर सबशेल निकालो, फिर हर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल निकालो, फिर हर ऑर्बिटल में 2 2 2 2 भरो। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि 5th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या आप पहले ये करोगे कि 5th शेल में पहले सब शेल निकालोगे, 0 to 5 - 1 0 to 4, यानी कि 5 सब शेल। फिर हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालोगे कि इसके अंदर 1 ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं। कैसे? 2l + 1 से डायरेक्टली, 2 × 1 + 1, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं। 2 के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 × 2 + 1 5। 3 के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 × 3 + 1 7। 4 के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 2l + 1 2 × 4 + 1 9। अब तुम सोचोगे मैम ने बताया था कि एक ऑर्बिटल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 × 2 6। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 14। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 18। फिर प्लस करोगे, 2 + 6 8 + 10 18 और 14 32 और 18 50, है ना। इससे डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n² कि अगर आपको शेल गिवन है तो शेल का स्क्वायर करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 का स्क्वायर 2 50। ठीक है कि अगर आपको डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि 5th शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, डायरेक्ट तरीका तो ये होना चाहिए कि पहले आप शेल्स की सब शेल्स निकालो, फिर हर सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालो 2l + 1 से, फिर जितने ऑर्बिटल आ गए उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बट दैट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, सो वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला कि सिंपली 2n² कर लो। क्लियर आ गई बात? अगर आपको सब शेल गिवन हो कि बताओ, सबशेल गिवन हो, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब पी सबशेल का मतलब L1, पी सबशेल का मतलब L1 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? M। 2l + 1 2 × 1 + 1 कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 × 2 6, है ना। 3 × 2 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको L से इलेक्ट्रॉन निकालने हो, L से अगर L गिवन हो, अगर N गिवन हो, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं? अगर N गिवन हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं? डायरेक्टली 2n²। अगर L गिवन हो तो पहले M निकालो, फिर हर जितने M आए उसको 2 से मल्टीप्लाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 × 2l + 1, यानी कि अगर मुझे P सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो P के लिए L क्या होता है? 1। तो 2 × 1 + 1 3 3 2 6, डायरेक्ट आ गए। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो आपको पता ही है, एक ऑर्बिटल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एंड लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, कि अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहुंच ही चुका है तो या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1/2। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। इतनी नॉलेज से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैंने आज जो आपको वो लिखवाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, अगर शेल गिवन होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2n। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ
सब शेल निकालने हैं एल, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 2 इंटू 2L प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑर्बिटल्स ही एक से ज़्यादा होंगे, 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 इंटू 2, बट अगर एक ही ऑर्बिटल है तो कितने होंगे, 2। तो इतनी नॉलेज से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है इन तीनों में से कोई फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने बस सूझबूझ से जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे भी घुमा फिरा के यहाँ तक पहुँच जाओ कि उस क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्बिटल कितने निकल रहे हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो फिर जितने ऑर्बिटल निकल रहे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ऑर्बिटल इज़ अ रूम, उस रूम में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन होता है कि एक शेल है, उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो जो कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, है ना, और शेल दे दी 4। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा शेल 4 गिवन है, मतलब n तो 2n स्क्वायर से निकाल लेगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू ज़ा 32। अब तुमने ये तो निकाल लिया कि 4th शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर सारे के सारे तो क्लॉकवाइज स्पिन नहीं कर रहे होंगे। 32 में से 16 क्या कर रहे होंगे, 16 एंटी क्लॉकवाइज होंगे, 16 क्या होंगे, क्लॉकवाइज। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th शेल जो कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। आपने आगे वाली इन्फॉर्मेशन तो पढ़ी नहीं, आपने 4th शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 2n स्क्वायर 32, तो गलत हो जाएगा। 32 के 32 तो क्लॉकवाइज स्पिन नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आपने क्या देना है कि आउट ऑफ 32 16 विल बी क्लॉकवाइज एंड 16 विल बी। तो आपको क्वेश्चन क्लियरली रीड करना है। फॉर्मूलेज मैंने आपको दिए हैं कि nth शेल में 2n स्क्वायर लगा दो, बट क्वेश्चन पूरा पूछो कि क्या वो पूरी शेल के पूछ रहे हैं या आगे कोई कंडीशन लगा रहे हैं, है ना। या अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि 4th शेल के एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बताओ, अब 4th शेल में जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में तो कितने रहेंगे। अगर क्वेश्चन में है कि 4th शेल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब 4th शेल में टोटल 2n स्क्वायर से 32 इलेक्ट्रॉन मत निकल आना, वो तो आपको घुमा रहे हैं। वो 4th शेल की एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑलवेज 2। हाँ, अगर वो पूछे कि 4th शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालो, फिर आप पहले 4th शेल में क्या निकालोगे, L 0 to n-1, कितने शेल सब शेल्स होगी, 0 to 4-1 यानी कि 0 to 3, 4 सब शेल। फिर सब शेल के अंदर क्या निकालोगे, ऑर्बिटल, ठीक है, फिर वो काउंट कर लोगे मैनुअली, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, ये करो क्वेश्चंस, पढ़ो क्वेश्चन। आपको SPDF नोटेशन से बताना है कि n = 2 L = 1 का क्या मतलब है। शेल 2 है, 1 का मतलब S के P 2P। सेकेंड पार्ट, n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 0, मतलब कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4s। थर्ड में n 5 है, L क्या है 3, 0 1 2 3 S P D F, 3 मतलब F, और n 3 L 2 3D, क्योंकि n 3 है तो शेल तो 3 है, बट 2 का मतलब क्या होता है, कौन सी सब शेल, SPD 0 1 2, 2 का मतलब D, ठीक है। सो सच क्वेश्चंस वी प्रैक्टिस अ लॉट ऑलरेडी, व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग द क्वांटम नंबर फ्रॉम नोट्स यू विल बी फाइंडिंग सच क्वेश्चन। तो जब आप वो रिवाइज करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये भी करवाती थी, हाँ D का नहीं बताया ना मैंने, D में D L = 2 में m की 5 पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी आई थी, -2 -1 0 1, 0 का मतलब z², जैसे px py pz में -1 +1 0 में से हमने 0 pz को अलॉट करी थी ना, क्योंकि 0 मतलब z। ऐसी d की जो 5 वैल्यूज़ आती हैं -2 -1 0 1 2, इसमें 0 वैल्यू हमने किसको अलॉट करनी है, d के z² को। अब जब आपकी वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो गई तो उसमें आपका z कम हो जाएगा, उसके साथ या तो x आ जाएगा या तो पॉजिटिव होगा तो आपने x लेके आना है, नेगेटिव होगा तो क्या लेके आना है, यानी कि अगर +1 वैल्यू है तो वो किसकी होगी, dxz,
लेकिन अगर -1 होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, डी। देखो z² तब देना है अगर टोटली 0 है, अगर 0 से वैल्यू बढ़ गई यानी कि या तो +1 होगी या तो -1 होगी, तो z² का एक z कम हो जाएगा, या तो z के साथ क्या लगा देना है, x, या तो क्या लगा देना है, कब x लगाओगे जब वैल्यू +1 होगी, कब y लगाओगे जब -1 होगी। तो m की वैल्यू +1 है तो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट dxz, m की वैल्यू -1 है तो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट dyz। अब अगर z गायब हो गया, तो अगर गायब हो गया तो सिर्फ हमारे साथ x के साथ y रह जाएगा, x के साथ y रह जाएगा। +2 हो गया तो x² y² मतलब स्क्वायर लगाना है, और अगर माइनस में रहेगा तो xy लगाना है। मतलब वैसे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब सिर्फ याद कराने का तरीका है कि 5d ऑर्बिटल में से एक dz² होता है, एक dxy, dyz, dzx और एक dx² y²। इन पांचों ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अलग अलग रहती है। किस वैल्यू के लिए कौन सा ऑर्बिटल असाइंड है, इसको याद ऐसे कराया गया कि अगर तो 0 वैल्यू है तो टोटल zdz है, z² कर दो। अगर +1 या -1 है उसमें एक z रह जाएगा, एक x आ जाएगा और एक y। z के साथ x कब रखना है, जब +1 लेना है, और z के साथ y कब रखना है, जब -1। ठंड लग रही है, कर दो ऐसी बंद। और जब z हट गया, x के साथ y रह गया, अब x के साथ y xy की फॉर्म में भी रह सकता है, x² y² की फॉर्म में भी रह सकता है। +2 है तो x² y² कर दो, -2 है तो सिंपल xy कर दो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन 3d x² y² में है तो n क्या है, l क्या है, m क्या है। तो 3n3 हो गया, d मतलब l2, और x² y² अभी बताया था कि जब z रहे ही ना तो 2 वैल्यू हो जाती है, और स्क्वायर है तो मतलब +2। 4dz का स्क्वायर का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 4, d का मतलब l की वैल्यू 2, z² का मतलब m की वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन आप कर लेना, मतलब यू कैन डू। कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, क्या 1 पे पॉसिबल है। आप कहोगे कि नहीं मैम 1 में तो सिर्फ ऐसे होता है, बट प्रूव कैसे करेंगे, वहाँ ये थोड़ा लिख के आओगे कि 1 के अंदर p नहीं होता। यू हैव टू प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव ऐसे करेंगे कि p का मतलब होता है L1, बट यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, n1 के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज निकाल के दिखाना, 0 to n-1, 0 to 1-1, l की सिर्फ कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 0। तो n=1 के अंदर सिर्फ s हो सकता है, क्योंकि p तो तब होता अगर l की वैल्यू क्या निकल के आती 1, बट l की वैल्यू तो क्या निकल के आई, सिर्फ 0, यानी कि 1 के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, विच इज़ 1s एंड नॉट 1p, है ना। 2s पॉसिबल है, येस ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि s का मतलब l 0 होता है, और जब n 2 है तो क्या l 0 नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, l 0 भी होगा और l 1 भी होगा। तो ये तो s ले रहे हैं, s तो l 0 है तो पॉसिबल है। क्या 3f पॉसिबल है, 0 1 2 3, f मतलब 3, बट n ही क्या दे रहे हैं, n ही 3 है, तो n3 के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 1, बट f के लिए तो l क्या होना चाहिए था, 3, बट n3 के लिए l3 आ ही नहीं सकता, l3 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं। आई हैव अ बुक, घर ले गई थी क्या मैं, चलो थोड़े से जो ये क्वांटम नंबर्स के डीएवी के आए हुए हैं क्वेश्चन, यही डिस्कस कर लेते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन of chlorine atom A part N2 L1
ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अनपेयर्ड। अब उन्होंने n दे दिया 2, चलो ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, 2 मतलब अब 2 के L1 P की बात करी है, चलो P मतलब L1 P की बात, m इज इक्वल टू 0 है ना, 0 मतलब PZ की बात करी है। अब PZ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करी है, बट उन्होंने आगे स्पिन तो बताया ही नहीं है जब तक फोर्थ क्वांटम नंबर, जैसे इसका ये मतलब कि इन्होंने लास्ट क्वांटम नंबर नहीं दिया है ना, लास्ट क्वांटम नंबर ना देके इन्होंने क्या गलती करी है, ये तो बता दिया कि सेकंड की p सबशेल के 0th ऑर्बिटल की बात करी है। अब एक ऑर्बिटल में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकता है या नहीं रह सकता, अगले में भी उन्होंने सेकंड शेल की p सबशेल के -1 ऑर्बिटल की बात करी है, एक ऑर्बिटल है, अगले थर्ड सबशेल की उसके एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें तो करेक्ट तो चारों ही बन रहे हैं। इसका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है संयम, तो हमने स्कूल में भी जाके बोलना, इसका आंसर ये बनता था अगर ये साथ में प्लस हाफ दे देते, एक में माइनस हाफ दे देते, एक में प्लस माइनस हाफ, एक में जैसे कुछ, तो जिसमें दोनों प्लस माइनस हाफ दिए होते ना, कि एक प्लस में है और एक, फिर एक हम क्लॉकवाइज रख लेते और एक हम क्या रख देते, एंटी क्लॉकवाइज, तब आता ना कि अनपेयर्ड या पेयर्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, आपके क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, क्योंकि जब तक इसमें फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं दी होगी तब तक तो चारों ही सही निकल रहे हैं, कि चारों के एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही सकता है। जजमेंट हमें तब होगी कि आगे स्पिन अकेला दिया हुआ है या दोनों दिए हुए हैं, तो फोर्थ, तभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अभी इसको आप छोड़ दो, मेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था कि L इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक तो तरीका वही है कि L इज इक्वल टू 3 में पहले आप ऑर्बिटल निकालो, कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल, 2l + 1, 2 × 3 + 1 कितने ऑर्बिटल आए, 2 × 3 + 1 कितने ऑर्बिटल आए, 7। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 7 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 14। या तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया 2 × 2l + 1, हाँ तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि L की वैल्यू प्लस करके 7 + 1, तब भी आंसर आ जाएगा 14। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो पहले सबशेल में ऑर्बिटल्स निकाल लो, ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, m 2l + 1, 2 × 3 + 1 7, और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ में है तो वो s में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है, f में भी हो सकता है। f के लिए l निकाल लो, 0 to n - 1, 0 to 5 - 1 मतलब 0 1 2 3 4, तो 0 भी आ रही है यानी कि s हो सकता है, 1 भी आ रही है p हो सकता है, 2 भी आ रही है d हो सकता है, 3 भी आ रही है f, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट तो सही है, पहली स्टेटमेंट तो सही है। बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है तो वो s में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है, f में भी हो सकता है। उनके कहने का मतलब था कि उसके लिए l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, l की वैल्यू 2 भी हो सकती है, l की वैल्यू 3 भी हो सकती है, वो तो हो ही सकती है क्योंकि l का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to 5 - 1, 0 to 4 5 - 1 मतलब उसकी वैल्यू तो 4 तक जा सकती है, और ये तो s p d f 0 1 2 3 तक लेके जा रहे हैं, तो a तो करेक्ट है, इनकरेक्ट बतानी है। बी स्टेटमेंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर L2 है तो m की वैल्यू 0 और 1 रहेंगी, ओनली पॉसिबल वैल्यूज। m की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, -L2 -2 to 2, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ m की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 है, तो b इज फॉल्स, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अगर L2 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ ओनली पॉसिबल, अगर लिखते कि वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज आर 0 and 1 तो हम करेक्ट बोलते कि सही बात है कि L2 के लिए m की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 है, बट इन्होंने लिख दिया ओनली यही है, ओनली तो ये नहीं है ना, देयर कुड बी -2, इट कुड बी -1, तो 2 ये गलत। If an electron has orbital 1, it cannot be in s subshell. अगर m1 है तो s सबशेल में नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि m1 का मतलब तो क्या होता है,
ml मतलब L1, L1 का मतलब तो क्या होता है P, तो ये ट्रू है ना। एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ n इज इक्वल टू 3 कैन नॉट बी इन एफ सब शेल, ठीक है। f की मतलब L3 होता है और n के लिए L3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि l की वैल्यू 0 to n-1 2 तक जाएगी, तो f सब शेल में नहीं हो सकता, तो ये भी करेक्ट है। अब लास्ट बताओ जरा, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा। पहले तो टोटल 3D के इलेक्ट्रॉन निकालो। d मतलब कितने ऑर्बिटल, 3D, d मतलब तू क्या बोल रहा है ध्रुव, 2 मतलब -2 -1 0 1 2, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना d, तो 5 में से टोटल इलेक्ट्रॉन तो 10 होंगे। देखो d मतलब L2 के अंदर कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 5 ऑर्बिटल रहते हैं ना, तो 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 होंगे, बट 10 के 10 -12 में थोड़ा, 5 + ½ में होंगे 5, तो आंसर में क्या आंसर देना था। अगर वो बोलते टोटल 3D इलेक्ट्रॉन बताओ तो 10 आते, टोटल मैक्सिमम 3D इलेक्ट्रॉन पूछते तो 10 आते, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कंडीशन यहाँ कैसे लगा दी कि 3D में वो इलेक्ट्रॉन बताओ जिनका स्पिन किस में होना चाहिए -12, तो 3D में अगर 10 हैं, वो भी कैसे पता लगा कि 3D में 10 है, क्योंकि D का मतलब L2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं, m निकाल लो, -2 -1 0 1 2, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, एकदम से नहीं अगर समझ आएगा कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोचो कि D का मतलब L2 है, L2 में कितने ऑर्बिटल्स निकालते हैं, उसके लिए m निकालना पड़ता है, -2 -1 0 1 2। वैसे भी अब तक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर S पूछा है, किसी का भी S पूछा है, S मतलब एक ही बॉक्स, एक ऑर्बिटल, P पूछा है 3 बॉक्सेस, D पूछा है तो 5 बॉक्सेस। जब 3D का पूछा तो आपको पहले 5 बॉक्सेस पता होने चाहिए, ये नहीं आप निकालने बैठोगे -2 -1 0 1 2। अब तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि D पूछा तो 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, लेकिन सिर्फ +½ पूछ रहे हैं तो 5 -½ पूछ रहे हैं तब भी। ऐसी F का पूछा जाए 4F, किसी का भी F, तो उसमें कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा निकालने बैठोगे कि F3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब तो याद होना चाहिए कि अगर किसी का S है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल रहता है, किसी का P है तो उसमें कितने ऑर्बिटल रहते हैं 3, अगर किसी का D है तो उसमें कितने ऑर्बिटल रहते हैं 5, किसी का F है तो उसमें कितने ऑर्बिटल रहते हैं 7। टोटल पूछे हैं तो जितने ऑर्बिटल निकले हैं उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे अगर पूछा जाए कि F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑर्बिटल अगर 7 हैं तो 7 × 2 14, लेकिन अगर उसमें कंडीशन लगा दें कि हाँ F ऑर्बिटल 4F में वही इलेक्ट्रॉन बताओ जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो 14 के 14 तो क्लॉकवाइज स्पिन नहीं कर सकते, 7, ठीक है। अब कर लोगे। शेल में पूछा जाए 2n² टोटल इलेक्ट्रॉन, सब शेल में पूछा जाए 2 × 12 + 1, एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। हाँ अगर ऑर्बिटल ही 5 हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि वो D की बात कर रहे हैं कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो D में तो ऑर्बिटल ही 5 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 थोड़ा बताओगे, फिर तो क्या बताओगे 5 × 2 10। अगर 4F F ऑर्बिटल, F के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो F मतलब कितने ऑर्बिटल 7, 7 2 14। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके क्या क्वांटम नंबर के क्वेश्चन कर लोगे अब, है ना, गलती तो नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। अगर कहोगे तो आई विल सेंड यू टुडे सम क्वेश्चंस जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट टॉपिक ऑफ मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 रूल्स पे बेस्ड होती है, अफबा रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। ये आपको स्टेट भी करने आ सकते हैं।
सबसे पहले आव्बा रूल ने तो सिंपल ये बोला था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी शुरू करते हो आप पहले 2 में नहीं भर सकते, पहले आपको 1s में भरना है, ठीक है, फिर 2 की बारी आएगी। बट सीक्वेंस ये नहीं रहता कि पहले अगर 1s है, 2s है, 2p है, फिर 3s, 3p के बाद 3d आएगा। आपने अक्सर देखा है कि 3p के बाद 4s आ जाता है, क्योंकि एनर्जी का पता सिर्फ n से नहीं पता लगता, n+l किससे पता लगता है? एनर्जी किसकी ज़्यादा या किसकी कम है, n+l से पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3p के बाद 3p के बाद आपके पास 3d आता है, लेकिन 3d की एनर्जी क्या होती है? n की वैल्यू 3 लेकिन 2 की वैल्यू 5। 3d के बाद 4s आता है, लेकिन 4s की एनर्जी कितनी होती है? 4, क्योंकि उसमें n 4 है, s 0 है। तो आप देख सकते हो कि 3d की एनर्जी ज़्यादा बन रही है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। n+l रूल इज़ ऑल्सो नोन एज बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी ने यही बोला था कि आव्बा रूल अप्लाई करने के लिए किसकी एनर्जी कम है, सिंपल n नहीं देखना कि आपको लग रहा है कि 3 पहले आता है तो 3d पहले भरा जाएगा। n+l के हिसाब से अगर आप 3d की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो वो 5 निकल रही थी, जबकि 4s जो कि फोर्थ शेल बाद में आती है, बट उसकी 4s की वैल्यू कितनी बन रही थी? 4, इसीलिए 4s पहले भरा गया। बट अब स्टूडेंट वहाँ पे एक एक कैलकुलेट थोड़ा करने बैठेगा कि मैं अब 3p के बाद 3d की एनर्जी कैलकुलेट करूँ और फिर देखूँ कि 3d बाद में भरा जाएगा। तो उसके लिए हमने एक स्नेक रूल पढ़ा था कि आप सिंपली ये बना लो 1s ही क्यों बनाया, क्योंकि 1 में तो p होता ही नहीं। 2s में क्या बनाया? 2s और 2p। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, यहाँ तक बना लो और एरोज खींच लो। अब स्नेक कैसे चलता है? स्नेक ऊपर से नीचे मूव करता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ऊपर से नीचे आना है, मतलब पहले 1s भरोगे फिर 2s, अब 2s के बाद ऊपर से नीचे, 2p के बाद क्या आ रहा है? फिर ऊपर से नीचे। अब 3p के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ गया? 3d नहीं आया ना, 3p से ऑटोमेटिकली नीचे क्या आ गया? इसीलिए 4s की फिलिंग पहले करोगे। फिर कौन आया? 3d। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 4d नहीं आया, 4p के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ गया? यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ऑटोमेटिकली पहले आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस ये रहेगा 1s, 2s के बाद 2p, 3s के बाद 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s, फिर 4s के बाद क्या आएगा? 3d, 3d के बाद क्या आएगा? फिर 4p के बाद 4d नहीं आएगा, क्या आएगा? तो मैंने कहा था कि शर्मा शर्मा प्रशांत शर्मा प्रशांत शर्मा दुर्गा प्रशांत शर्मा, मतलब कि अगर आप ये सीक्वेंस लिखते हो तो शर्मा शर्मा SS पहले आएगा, फिर प्रशांत शर्मा, फिर P और S आना चाहिए, फिर प्रशांत शर्मा, फिर P और S आना चाहिए, फिर दुर्गा प्रशांत शर्मा। मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो मतलब आप सही लिख रहे हो, ठीक है। सेकेंड रूल आया था पोली। पोली ने तो ये बोला था no two electrons can have same set of 4 quantum numbers। अब इसका मतलब समझते हैं। कहते मान लो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही फर्स्ट शेल में हैं। आप कहोगे कि हाँ पॉसिबल है, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है, तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हैं तो दोनों के लिए n की वैल्यू तो क्या हो गई? सेम। तो दोनों के लिए l की वैल्यू भी क्या होगी? सेम, क्योंकि n = 1 में l होता ही क्या है? 0। l = 0 के लिए m भी क्या होता है? 0। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो गई, पर चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन करना पड़ेगा और एक को एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर दोनों क्लॉकवाइज कर गए तो दोनों के लिए पहले तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो ही चुकी है, क्योंकि दोनों फर्स्ट शेल में थे तो n की वैल्यू भी 1 थी। 1 में होती एक ही सब शेल है तो दोनों के लिए l की वैल्यू भी सेम हो चुकी थी। l = 0 में होता ही एक ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू 0 हो चुकी थी। पर पॉली ने कहा कि एक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, 2 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर चारों सेम नहीं हो सकते। तो चौथे को डिफरेंट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अगर अब इस ऑर्बिटल में तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना चाहो तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट में चला गया, तो तीसरे के लिए n की वैल्यू भी क्या हो गई? 1, l की वैल्यू भी क्या हो गई? सेम 0, m की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास एक ही ऑप्शन है
या वो क्लॉकवाइज करे, या अगर वो क्लॉकवाइज करेगा तो उसके चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू इससे मैच कर जाएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसकी वैल्यू चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैच कर जाएगी। तो यानी कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होने लग जाएंगी, सेम, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन इसका कंक्लूजन ये निकला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। हम ये बोलते हैं ना कि एक ऑर्बिटल में 2 ही जा सकते हैं, ये पॉली की वजह से हुआ था। पॉली ने बताया था कि अगर आप एक ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो उसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो पहले से मैच करने लग जाएगी या दूसरे से मैच करने लग जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। आप कहोगे कि मैम ये 2 भी तो बैठे हैं, ये 2 इसीलिए बैठे हैं ना क्योंकि एक क्लॉकवाइज कर रहा है और एक के क्लॉकवाइज और एक के एंटी क्लॉकवाइज करने से इनके चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो गई, एक को +½ अलॉट होगी, एक को, बट तीसरा क्वांटम नंबर आएगा तो वो फंसेगा। क्यों फंसेगा, क्योंकि उसको या तो क्लॉकवाइज होना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किससे मैच कर जाएगी, पहले से। एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किससे मैच कर जाएगी, तो ना वो मैच कर नहीं सकती। तो इसका कंक्लूजन यही था पॉली का कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो तीसरा आएगा तो उसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो पहले से मैच कर जाएगी या दूसरे से मैच कर जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिखना क्या है, अगर आपको आए स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लिखना ये है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। फिर लिखना है और दैट मीन्स एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2। पहले ये लिखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और कंक्लूजन इसका ये लिखना है कि इसी वजह से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि तीसरे के आने की वजह से उसके 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो ऑलरेडी मैच कर रही है, चौथे की भी क्वांटम नंबर की वैल्यू इससे या इससे मैच कर जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट था हंड रूल। हंड रूल ने बोला था कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करने लगोगे और जब आप ऐसे ऑर्बिटल्स को भरने लगोगे जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे 2p में ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपने ऐसे भर दिए, गलत। हंड ने कहा था कि जब आप सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर रहे हो तो पेयरिंग नहीं कर सकते until each orbital is singly filled, until each orbital is, मतलब आपको पहले कोशिश करना है कि सिंगल हो, एक है तो एक जाएगा, 2 है तो 2 अलग अलग जाएंगे, 3 है तो तीनों, जब अब चौथा आया अब पेयरिंग कर सकते हो क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब तक तीनों सिंगली फिल्ड नहीं थे और अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही पहले बॉक्स में डाल दिए, तो कौन सा रूल वायलेट हो गया, हंड रूल, क्योंकि हंड ने क्या कहा था, पेयरिंग के नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली। इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी। वी स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है ऊपर आपका रूल 1s लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऑफकोर्स जा सकता है, तो कन्फिग्रेशन क्या होगी थी, 1s। फिर हीलियम आया था, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने किस में डाल दिए, 1s में, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन तो जा ही सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी थी, 1s2। कमिंग टू लिथियम, वी हैड 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों के तीनों 1s में तो जा नहीं सकते, 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2, तो हम नीचे आए, नीचे में क्या मिला, 2s, तो 2 हमने 1s में डाल दिए, एक हमने किस में डाल दिया, 2s में, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1। फिर आए बेरिलियम में, बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर 4, तो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैड 4, तो चारों के चारों 1s में तो जा नहीं सकते, 2 1s में डाल दिए 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 1s2 2s2। कमिंग टू बोरोन, 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों 1s और 2s में तो आ नहीं सकते, 2s के बाद 2p की बारी आई। अब 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 1s में गए, 2 2s में गए और एक 2p में गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। कैरी फॉरवर्ड किया कार्बन, कार्बन में 6 आ गए, 6 के 6 1s और 2s में तो जा नहीं सकते, 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, अगले 2 2p में देखो मैंने कैसे डाले हैं, सिंगली फिल्ड। अगर मैं 2p के दोनों पेयर कर देती तो कौन सा रूल वायलेट हो जाता, हंड रूल। अभी जो लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी ऐसे सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो जिसके एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं, तो पहले सिंगली फिल्ड करना, क्या करना, सिंगली, बट ये आपको करके नहीं दिखाना, आप सिंपल, अगर आपको आ जाएगी आप तो सिंपल क्या लिखोगे,
1:2, 2:2, 2p2। वो तो मैं 2p पूरा इसीलिए बना के दिखा रही थी जब मैंने स्टार्टिंग में करवाया था आपको 100 रूल क्लियर करने के लिए कि देखो 2p में हमने सिंगली फिल्ड करे हैं, लेकिन आप तो सिंपल 1:2, 2:2, 2p फिर ऐसे ही करते जाएंगे। तो आप एक काम करना, कल लिख के आना कन्फिग्रेशंस। मैंने बोरोन तक लिखी है ना, सॉरी कार्बन तक डिस्कस होगी थी ना। आपने 1 to 30 लिख के आनी है। फिर 1 to 30 में से 2 एक्सेप्शनल केस आएंगे, एक 24 क्रोमियम और एक 29 दैट इज़ कॉपर। वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। बाकी 1 to 30 लिख लेना। एंड विद दिस मैंने आपकी सेकंड चैप्टर की रिवीजन करवा दी है। चैप्टर 4 की पहले करवा दी थी। चैप्टर 3 तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थ्योरेटिकल चैप्टर था, आपका टेस्ट हो चुका है। चैप्टर 1 में भी मोल फ्रैक्शन पढ़ा के टेस्ट लिया था, सिर्फ मोलारिटी नॉर्मेलिटी वाली दिक्कत रह गई थी। ठीक है, तो अभी आपका पेपर कब है? मंडे। कोई वैसे कल ऑफ है, बट जिनका पेपर है अगर उनको कोई डाउट्स रहेंगे तो वो कल मैं 4 to 5 o'clock यहीं पे आके आपके डाउट्स ले लूँगी। बट जस्ट लेट मी नो दैट वो ऑल आर कमिंग। अदरवाइज़ जिनका नहीं है टेस्ट अभी मंडे को, उन सब के लिए ऑफ है। ठीक है, दे कैन जस्ट स्टडी फॉर योर मंडे एग्ज़ाम। जो भी उनका पटेल वालों का केमिस्ट्री है ना, मुकत वालों का तो फिज़िक्स है ना मंडे, है ना, DAV वालों का केमिस्ट्री हो, मैथ्स है ना, हमारा तो हो ही चुका है केमिस्ट्री। तो आई विल सजेस्ट कि जिनके पेपर मंडे को केमिस्ट्री का नहीं है, दे स्टडी देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। जिनका केमिस्ट्री का वो मेरे से टाइम लेके डाउट्स के लिए आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पर नीता ही बंद करना।